कामचोर। बाजार में तो आज भयंकर भीड़ थी। त्योहारों के कारण पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसे में सासू माँ मालाजी द्वारा मंगाया गया सारा सामान खरीद कर जैसे तैसे बस पकड़कर सपना घर की तरफ निकली। पर यहाँ भी किस्मत खराब। शाम के समय की भीड़, बस में भी बैठने तक की जगह नहीं। धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। 1 घंटे का सफर खड़े खड़े करके जैसे तैसे घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। सासू माँ बाहर सोफे पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सपना घर में घुसी, उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी। यहाँ तो तुम्हारे चौकीदार बैठे हैं ना, हम लोग तुम्हारे घर की रखवाली करते रहेंगे। उनकी बात सुनकर सपना को बुरा तो लगा, पर कुछ कह नहीं सकती थी। जानती थी इनका स्वभाव ही ऐसा है, अगर कुछ बोलेगी तो 4 बात वापस सुनाएंगी। और सपना इतनी थक चुकी थी कि अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। बस इतना ही बोल पाई, माँ जी आज बाजार में बहुत भीड़ थी। ऊपर से बस में भी बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जैसे ताना कसा, तो अब क्या महारानी तेरे लिए एरोप्लेन मंगवाएं? बस खड़ी खड़ी बातें बना रही है। यहाँ भूख से मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बड़े नौकर चाकर लगे हैं जो इस बुढ़िया को कुछ बनाकर खिला दें। जाकर फटाफट पहले चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, उसके बाद रात के खाने की तैयारी कर। सपना को जो उम्मीद थी, ठीक वैसा ही व्यवहार माँ जी ने किया था। सबसे पहले तो मालाजी को उनका सामान दिया, उसके बाद रसोई का सारा सामान ले रसोई में गई। वहाँ से अपने कमरे में अपना बैग रखने आई और हाथ पैर धोकर दोबारा रसोई में चली गई। फटाफट चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ पोहे तैयार किए। चाय और पोहे लेकर मालाजी को दे आई। चाय पोहे देखकर भी मालाजी का मुंह बन गया और बड़बड़ करती हुई बोली, ऐसी निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है, खाना बनाते ही जोर आता है, कोई ढंग की चीज कभी नहीं बनाकर देती, बस जब देखो पोहे बनाकर दे देती है। फटाफट रसोई में पहुंचकर सपना रात के खाने की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते ही बीच में अपनी चाय पी। अभी अभी सब्जी दाल बनाकर और आटा गूंथकर अपने कमरे में आई थी कि हर्ष घर आ गया। मालाजी ने बेटे को देखते ही सपना को आवाज लगाई, अरे अपने कमरे में क्या कर रही है तू? हर्ष आ गया है, फटाफट उसके लिए चाय बनाकर ले आ। हाय मेरा बेटा कितना थक गया है। सुनकर सपना के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। यहाँ मैं भी थकी हारी आई हूँ, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं, बस मशीन की तरह लगा रखा है काम पर। दिन भर घर का काम करो और ऊपर से कमाकर खर्च करो, मेरी कोई इज्जत नहीं। हाँ, पर अपने निकम्मे बेटे की जरूर है। सच है, निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला होता है, पर कामकाजी बहू हमेशा सास के सामने निकम्मी ही होती है। हर्ष से सपना की शादी 3 साल पहले हुई थी। सपना के परिवार में उसके चाचा चाची और उनके बच्चे ही हैं। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे, उनकी तो शक्ल भी याद नहीं। चाची भी जैसे तैसे उसे झेल ही रही थी। इसलिए जैसे ही सपना ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसकी शादी हर्ष से करवा दी। ये तक पूछताछ नहीं की कि वो कुछ नहीं कमाता भी है या नहीं। शादी होकर ससुराल आई तो पता चला कि हर्ष तो बेरोजगार है। अपने पिता सुभाष जी की कमाई पर ही पलता है, क्योंकि माँ का लाडला जो ठहरा, इसलिए कमाने पर ध्यान भी नहीं देता। ऐसा भी नहीं कि खूब धन संपदा है। सुभाष जी की ठीक ठाक नौकरी थी, पर माँ के अंधे प्यार ने बेटे को आगे बढ़ने नहीं दिया। सुभाष जी ने बहुत कोशिश की बेटे को कहीं सही जगह पर काम दिलवा दें, पर वह तो कहीं टिकता ही नहीं। हर काम में उसे कमी नजर आती। कई बार नौकरी दिलवाने के बावजूद भी यह कहकर नौकरी छोड़ दी कि क्या मैं इन कामों के लिए बना हूँ? मेरे ख्वाब तो ऊंचे हैं, जैसे खूब पढ़ा लिखा हो। अक्ल तो उसे शादी के बाद भी नहीं आई। मालाजी के ताने भी सिर्फ बहू के लिए होते। अक्सर यही कहती कि सोचा था बहू के आने के बाद कम से कम हमारे भाग्य फिरेंगे, पर इसके तो पैर ऐसे निकले कि बेटे की किस्मत भी नहीं चमकी। नहीं तो बहुएं इतनी किस्मत वाली होती हैं कि घर की काया पलट हो जाती है। अब इन अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए कि काया पलट काम करने से होती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बेटे के लिए तो कोई ताने नहीं होते थे,
लेकिन बहू उसका तो खाना भी फालतू खर्चा लगता था। दिन भर काम करने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी जैसे एहसान होती थी। सपना ने भी अपने पति हर्ष को खूब समझाने की कोशिश की, पर जिसे बैठकर खाने की आदत हो वह इंसान भला क्या काम करेगा। सपना परेशान हो चुकी थी, वापस लौटना चाहती थी, पर लौटकर जाए कहाँ। इसलिए परेशान होकर सपना ने ही जॉब ज्वाइन कर ली। अब घर में पैसा आने लगा तो सपना को भी लगा कि शायद अब सासू माँ के ताने कम हो जाएंगे, पर नहीं। सुबह भी काम करके जाओ, वापस आकर फिर काम में लगो। अब दिन भर काम में बिजी हो चुकी थी। कमाकर खर्च करने के बावजूद भी ताने कम नहीं हुए। उल्टा सासू माँ तो हर्ष को समझाने की जगह कई बार उसे बढ़ावा देती थी कि अरे तेरी पत्नी कमाती है, तुझे फलाने चीज की जरूरत है तो वो तुझे दिला नहीं सकती क्या। आखिर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, दिन भर मशीन की तरह जीकर। पर इतना जरूर था कि सुन सुनकर सपना के मन में तानों बानों का इतना उबाल चल रहा था कि कब वो फट पड़े उसका अंदाजा उसे भी नहीं था। और ऐसा मौका बहुत जल्दी ही आया। हुआ यूं कि सपना की ननद मौनी के घर पर उसकी जेठानी के बेटे का जन्मोत्सव प्रोग्राम था। मौनी की जेठानी का बेटा इस पीढ़ी में पहला बेटा था, क्योंकि इससे पहले उसकी जेठानी और मौनी को बेटियां ही थी। इस कारण से उसकी सास ने जन्म उत्सव बहुत जोर शोर के साथ मनाया। मालाजी और उनके परिवार को भी उस समय बुलाया गया। बच्चों के लिए उपहार, मौनी और उसके पति के कपड़े, उसकी सास की साड़ी, उसकी बेटी की ड्रेस, यहाँ तक कि सबको देने वाले शगुन के लिफाफे सपना ने सुभाष जी के अनुसार ही तैयार किए थे। इन सब में सुभाष जी ने हर्ष से ना कुछ पूछा और ना ही उसे कोई जिम्मेदारी दी। यह बात माला जी को बहुत अखर गई। इसके लिए वह सपना को ही दोष देने लगी। लेकिन जिस दिन जन्मोत्सव के लिए वो लोगों को रवाना होना था, उससे पहले सुभाष जी ने सपना को बुलाकर पूछा, बहू सब तैयारी अच्छे से कर दी ना, देखो कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाँ अपने स्तर पर अपनी बेटी के ससुराल में कोई कमी नहीं रखना चाहते। जी पापा जी, फिर भी आप एक बार सब कुछ चेक कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, रहने दे, क्या चेक करना। सुभाष जी की बात सुनकर माला जी जल भुन गई। वहीं कमरे में बैठे हुए हर्ष को भी बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा। माला जी सुभाष जी को सुनाते हुए बोली, हाँ हाँ, यही बहू तुम्हारी नैया को इस मझधार में किनारे पर लगाएगी। लोग बेटों को पूछते हैं और यह देखो बेटे को तो पता ही नहीं कि क्या लेन देन हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। बहू से पूछा जा रहा है, भाग्यवान पूछा उससे जाता है जो उस लायक हो। तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई गुण नहीं है कि उससे कुछ पूछा जाए। पति के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर माला जी को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोली, बस करिए आप, इस कामचोर के लिए जब देखो अपनी बेटे को कोसते रहते हो। उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? और यह नालायक कामचोर अपने पति के बारे में सुनकर भी बैठी हुई है। कामचोर, वह भी तुम्हारी बहू? सुभाष जी व्यंग से हंसते हुए हर्ष की तरफ देखते हुए बोले, सच है भाई, माँ की ममता अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी कि उसे खुद का निकम्मा बेटा भी इज्जत वाला नजर आता है, पर खुद की कमाने वाली बहू उसके लिए हमेशा निकम्मी ही रहती है। आज मैं और बहू कमाना बंद कर दें तो आटे दाल का भाव तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अच्छे से पता चल जाए। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? इज्जत कमानी पड़ती है और तुम्हारे बेटे का कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है। इस घर में तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बहू ही जिम्मेदार नजर आती है। सोच रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियाँ उसी को समझा दूँ। सिर्फ जिम्मेदारियाँ ही क्यों समझाते हो, अपनी प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर दो। माला जी ने तंज कसा तो सुभाष जी मुस्कुराकर बोले, वैसे यह भी सही बात है, इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा ही नहीं, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। सुभाष जी मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। यहाँ माला जी और हर्ष दोनों परेशान हो गए। आखिरकार पहली बार माला जी ने हर्ष को समझाया, बेटा अब तो कमाने में ही भलाई है, नहीं तो प्रॉपर्टी से भी जाएगा। चाहे छोटा मोटा काम ही कर, पर काम कर ला।
आखिरकार उस दिन के बाद हर्ष ने नौकरी ढूंढना शुरू ही कर दिया और कुछ दिन बाद आखिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई।